हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां पर हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा ड्रामा जो कि एक लिखा है बहुत ही फेमस राइटर हैरोल्ड पिंटर ने। हैरोल्ड पिंटर नोबेल प्राइज़ विनर हैं। 2005 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और ये खास तौर से जाने जाते हैं अपनी एब्सर्ड ड्रामास के लिए। इन्होंने ये बताया है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं आधुनिक ज़माने के कैरेक्टर्स, उनकी लाइफ मीनिंगलेस है, कंप्लीटली मीनिंगलेस। ठीक है ना। 1930 में जन्मे ये बंदे, 2008 में इनकी डेथ हो गई। और इन्होंने पूरा जो टाइम है मॉडर्न टाइम और पोस्ट मॉडर्न टाइम, ये पोस्ट मॉडर्न टाइम से लिखना शुरू किया था और इन्होंने मेटा मॉडर्निज्म के अंदर भी लिखा था, जहाँ पर कंप्लीटली लाइफ को मीनिंगलेस बताया गया है, यानी कि जीवन पूरी तरह से निरर्थक है। और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी ये मान लीजिए कि कोई मोटिव नहीं रखती हैं, कोई उद्देश्य नहीं रखती है, बस ऐसी ही हो जाती है, ऐसी घट जाती है। तो जिस ड्रामा को हम बात करने वाले हैं, जिस ड्रामा के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो ड्रामा है द बर्थडे पार्टी। द बर्थडे पार्टी की अगर हम बात करें तो ये बर्थडे पार्टी में एक घटना घटती है जिसमें क्या होता है कि एक जो अपना प्रोटेगोनिस्ट है, हीरो है, उसके साथ एक अजीबो गरीब वारदात होती है और उस वारदात का वो शिकार बन जाता है। ठीक है ना। और अब शुरू करते हैं अपन इस कहानी को, स्टार्ट करें। चलो देखिए, ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं। इसको हम कॉमेडी ऑफ क्या कहते हैं, मैनिस कहते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनिस, खतरे वाली कॉमेडी। एक ऐसी कॉमेडी जिसमें डेंजर क्रिएट होता है, जिसमें इनसिक्योरिटी फील होती है, असुरक्षा, कंप्लीट असुरक्षा। यहां पर इनसिक्योरिटी किसको फील होती है? इनसिक्योरिटी फील होती है, एक कैरेक्टर है स्टैनले बेबलर, स्टैनले बेबर, स्टैनले बेबर। इसको इनसिक्योरिटी फील होती है। इनसिक्योरिटी तो यहाँ पर मिसेस मैक को भी होती है, ठीक है ना, मैक को भी होती है। मैक कौन है? मैक बोल्स, इसके बारे में अपन जानेंगे आगे। आज कैरेक्टराइजेशन भी करेंगे, स्टोरी भी पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनिस है और एक प्रिंटर कॉइन जानरा कंबाइनिंग बैनल डोमेस्टिक सीन्स विद एन अंडरलाइंग सीन्स ऑफ थ्रेट। मतलब ये क्या है? पिंटर ने कॉइन किया था एक टर्म, एक पिंटर ने कॉइन किया था टर्म, कौन सा? कॉमेडी ऑफ मैनिस। ये क्या है? ये एक ऐसा जानरा है, एक ऐसा प्रकार है जिसमें छोटे छोटे मामले, आम मामले, मामूली मामले, साधारण मामले जो घरेलू सीनों में दिखाए जाते हैं, घरेलू दृश्यों में दिखाए जाते हैं, उनमें एक अंडरलाइंग सेंस होता है किसका? धमकी का। कई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जो घटती हैं और बिल्कुल एक थ्रेट सी होती हैं सर, एक थ्रेट सी होती है ये। तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, यहाँ पर ब्रीफ बायोग्राफी के बारे में अगर हम बात करें, ब्रीफ बायोग्राफी की बात करें तो ब्रीफ बायोग्राफी देख लीजिए, ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है हैरोल्ड पिंटर से। आपसे केवल 2-3 चीज़ें आपको मोटी मोटी याद रखनी है। एक तो 1930s में इनका जन्म हुआ था, 1930 में जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 24 दिसंबर को हो गई 2008 में। ठीक है ना। और प्रोफेशन इनका ये नाटककार रहे, स्क्रीन राइटर रहे, एक्टर रहे, डायरेक्टर रहे, खुद एक्टर भी रहे थे। ठीक है ना। डेविड नाम से इन्होंने एक्टिंग भी की थी। ठीक है ना। अब देखना, नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था? नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में मिला था 2005 के अंदर। ये आपको याद रखना है। हैरोल्ड पिंटर और आपके थॉमस स्टन इलियट, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, तो इनको आप याद रखेंगे। राइटिंग स्टाइल इनकी किसके नाम से जानी जाती है? कॉमेडी ऑफ मैनिस के नाम से जानी जाती है। दरअसल ऑर्डिनरी सेटिंग होती है इनकी, सामान्य एक घर या एक कमरा या फिर एक ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को वो सेट करते हैं और ये थ्रेटनिंग हो जाते हैं, धमकी वाले हो जाते हैं, ये थोड़ा डरावने टाइप के हो जाते हैं। ये एक्सपर्ट यूज़ करते हैं पॉजेज़ का, है ना, पॉजेज़। ये इनकी पिंटरेस्क्यू एक स्टाइल कहलाती है, पिंटरेस्क्यू स्टाइल, पिंटर की, है ना, पिंटरेस्क्यू स्टाइल कहलाती है। ये क्या करते हैं? जब डायलॉग्स स्टार्ट करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं या अपने ड्रामाज में डायलॉग्स दिखाते हैं तो उसमें पॉज बहुत दिखाते हैं, खामोशी दिखाते हैं। खामोशी बहुत सारी टेंशन को, स्ट्रेस को ले करती है, कहती है कि यार आप बहुत तनाव में हो इसलिए खामोश हो जाते हो। सब टेक्स्ट को दिखाती है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पिंटरेस्क्यू के नाम से जानते हैं। ये पिंटरेस्क्यू डायलॉग्स के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज एम्बिग्यूअस होती है, थोड़ी सी डबल मीनिंग वाली लैंग्वेज होती है इनकी, और फ्रेगमेंटेड होती है, टूटी फूटी सी लैंग्वेज होती है और कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, विरोधाभासी होती है। ज़्यादातर थीम की बात करते हैं, पावर, पहचान, है ना। और इस जो हमारी बात है इसमें ड्रामा में, ये पावर और पहचान पर खास तौर से है। कंट्रोल की बात चलती है, एग्जिस्टेंशियल फियर, हमारे अस्तित्व का डर हमारे अंदर बना रहता है, उसकी बातें चलती हैं। अब देखो यहाँ इनके जो कौन कौन से इन्होंने और प्लेज लिखे हुए हैं और वो प्लेज किन किन फीचर्स के साथ है। तो इन्होंने बर्थडे पार्टी लिखा था 1957 में। 1958 में क्या हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था। 1957 में लिखा था, 1958 में ये प्रकाशित हुआ, याद रखना आप इसको। फर्स्ट मेजर प्ले है, सबसे पहला मेजर प्ले है इनका
साइकोलॉजिकल है थ्रेट, इसके अंदर डोमेस्टिक सेटिंग के अंदर मनोवैज्ञानिक धमकी दिखाई जाती है, और ये मनोवैज्ञानिक धमकी यहाँ पर कौन देना शुरू कर देता है, मैकन और गोल्डबर्ग, ये दोनों आते हैं, दोनों कैरेक्टर अजीब सी थ्रेट होते हैं उस घर में। तो देखो द केयर टेकर है, केयर टेकर इन्होंने एक नॉवल लिखा, प्ले लिखा, और वो 1960 में लिखा। पावर डायनेमिक्स बिटवीन 3 मैन इन ए कन्फाइंड स्पेस, एक छोटा संकीर्ण सा स्थान है, उसके अंदर पावर डायनेमिक्स लिखे थे, 3 आदमियों के बीच में था। द होम कमिंग ये इन्होंने लिखा 1964 में प्ले, और ये फैमिली रीयूनियन जो होती है, मतलब परिवार एक बार पुनः जुड़ता है, फिर ये एक बैटल में बदल जाता है फॉर कंट्रोल एंड डोमिनेंस के लिए। फिर उन्होंने डम वेटर लिखा, नाम याद रखने हैं बस आपको, नाम भी रखो तो रखो, नहीं तो उसके बारे में कोई खास ज़्यादा जरूरी नहीं है। 2 8 मैन इन बेसमेंट, टेंशन बिल्ड थ्रू साइलेंस एंड डिले, एक है बिट्रायल, 1978 में लिखा था। यूजेज रिवर्स क्रोनोलॉजी, ये एक उल्टी कालक्रम चला देते हैं, उल्टा समय चला देते हैं। टू शो ए लव अफेयर, एक लव अफेयर दिखाते हैं और इसका ब्रेकडाउन भी दिखाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं बर्थडे पार्टी की। बर्थडे पार्टी है क्या, बर्थडे पार्टी के बारे में बात करते हैं। बर्थडे पार्टी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स अपन देख लेते हैं, फिर अपन कहानी सुनेंगे बर्थडे पार्टी की। बर्थडे पार्टी की कहानी भी सुनेंगे और टेक्स्ट भी पढ़ेंगे। बर्थडे पार्टी की हम कहानी भी सुनेंगे और बर्थडे पार्टी का हम टेक्स्ट भी पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, टेक्स्ट भी पढ़ेंगे। टेक्स्ट छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। 3 एक्ट्स हैं इसके अंदर, और तीनों एक्ट्स में पहले एक्ट में 5 सीन है, दूसरे एक्ट में 3 सीन्स हैं, और तीसरे एक्ट में 4 सीन्स हैं। टोटल 1.5 दिन का क्या है, ये प्ले है। 1.5 दिन में परफॉर्म किया जाता है, मॉर्निंग से शुरू होता है, अगली मॉर्निंग पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। पैटे और मैक के कॉन्वर्सेशन से शुरू होता है, पैटे और मैक के कॉन्वर्सेशन पे ही ख़त्म हो जाता है। ये कहने का मतलब ये क्या है, 1.5 दिन का पूरा प्ले है, मतलब 1.5 दिन में परफॉर्म हो जाता है। ये कॉमेडी ऑफ मैनिस कहते हैं इसे। ये टर्म पिंटर ने ही कॉइन किया था अपने वर्क के लिए। इन्होंने क्या किया, कॉमिक को यानी हास्य को धमकी के साथ क्या किया था, जोड़ा था। कि किसी भी ड्रामा की बात करें, इनके ड्रामास की खास तौर से बात करें तो इनमें हास्य भी क्रिएट करते हैं साथ साथ, और उस हास्य के अंदर थ्रेटिंग या कई धमकी होती है, थ्रेटनिंग होती है। एवरीडे सेटिंग होती है, मतलब आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। तो ये रियलिज्म पर तो आधारित थे, क्योंकि उस समय रियलिज्म चालू हो गया था, यथार्थवादिता के बारे में लोग लिख ही रहे थे। एंड डायलॉग आर इन्फ्यूज्ड, और इनके डायलॉग जो हैं पूरी तरह से इन्फ्यूज्ड होते हैं, लिप्त होते हैं किसमें, अनईज में। थोड़ा सा बेचैनी सी मिलती है कि इनके डायलॉग में थोड़ा रहस्य मिलेगा, छुपी हुई चीज़ें मिलेंगी और खतरा सा मिलेगा, डेंजर। तो इसी को कहते हैं क्या, मेनेस। तो मेनेस जो होती है, मेनेस का मतलब ही डेंजर होता है, तो आपको याद रखना है। इसे हम एब्सर्ड प्ले भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, एब्सर्ड प्ले, क्योंकि इट शोज द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। एब्सर्ड प्ले भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीवन की अर्थहीनता को दिखाता है। मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, कि जीवन कितना अर्थहीन है, निरुद्देश्य है। स्टैनली वेबर, गोल्डबर्ग, मैकन, इनके जीवन निरुद्देश्य है। इधर लुलू जो है उसका भी जीवन क्या है, पूरी तरह से निरुद्देश्य है। द प्ले क्रिएट्स ह्यूमर, ये प्ले के अंदर हास्य उत्पन्न होता है फ्रॉम एब्सर्डिटी, क्योंकि इसके अंदर भद्दापन दिखाया गया है। बट अंडरनीथ लग्स फियर एंड कंट्रोल, लेकिन इस भद्देपन के अंदर के बेकार से डायलॉग्स के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है डर भी है और नियंत्रण भी है। एम्बिग्यूटी, इनके अंदर कहने का मतलब जो कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली मीनिंगलेस बोलते हैं, कई ऐसे स्टेटमेंट, कई ऐसे टर्म्स बोलते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं। ओपन इंटरप्रिटेशन होती है, कहने का मतलब आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो उन वर्ड्स को। क्या कर सकते हो, आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, यानी कि अब रीडर क्या है, अपने अकॉर्डिंग उनको इंटरप्रेट करे, रीडर अपने अकॉर्डिंग उनको बयान करे। पिंटरेस्क्यू डायलॉग्स होते हैं इसके अंदर, मतलब ऐसे डायलॉग्स होते हैं जिसमें पॉज आता है, बार बार साइलेंस आ जाती है, फिर बाद में रीस्टार्ट हो जाते हैं, रिपीट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, रिपीट बहुत करते हैं। क्वेश्चनेयर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। इनके अंदर पावर की थीम होती है, मतलब इसमें सत्ता दिखाई जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे को पावर दिखा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर मैक को पावर दिखाता है स्टैनले, और स्टैनले को पावर दिखाता है मैकन, फिर मैकन को फिर पावर स्टैनले दिखा देता है, फिर गोल्डबर्ग। इस तरह से ये पावर वाली बातें चलती है। कंट्रोल, यहाँ पर प्रॉपर कंट्रोल भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। स्टैनले पर मैक कंट्रोल करना चाहती है, और फिर स्टैनले मैक पर कंट्रोल करना चाहता है, उधर से लुलू पर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, और फिर ये जो गोल्डबर्ग और मैकन आए थे, ये दोनों स्टैनले पर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो उसको कंट्रोल पर दिखाता है। आइडेंटिटी, यहाँ पर किसी की भी पहचान क्लियर नहीं है, साफ साफ नहीं है, मतलब पहचान के लिए संघर्ष होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए संघर्ष होता है। स्टैनले अपनी आइडेंटिटी को रिमाइंड कराता है बार बार कि मैं पियानिस्ट था, मैं ऐसे कंसर्ट्स में म्यूज़िक बजाया करता था। और ख़ास तौर से अगर देखें तो आइडेंटिटी किसको भी पता नहीं है,
मैक को भी पता नहीं है कि दरअसल स्टैनली था कौन। 1 साल से रह रहा था लेकिन पता नहीं था। तो देखो, एब्सर्डिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। कहने का मतलब ये इंस्पायर्ड है किसके द्वारा? थिएटर ऑफ एब्सर्ड के द्वारा, ठीक है ना, जो सैमुअल बेकेट का है और आइनोस्को का है, ठीक है ना। इन्होंने ये क्या है, ये की टर्म थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी ये दिखाया था, ठीक है ना। तो इस की टर्म पर ये आधारित है, पूरी तरह से प्रेरित है। रिफ्लेक्ट्स ये दिखाता है पोस्ट वॉर एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी को, मतलब जो युद्ध के बाद इंसान के दिमाग में कितनी चिंता सी छा गई थी, मतलब कितनी चिंता अस्तित्व में हो गई थी, उसके अस्तित्व को खतरा पड़ गया था, डर हो गया इंसान के अंदर। आज भी हमारे अंदर वो डर है, आज भी हम लोग अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है लाइफ का, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वास्तव में हम आए क्यों हैं इस धरती पर। आज भी हम इन चीज़ों को लेकर के बड़ी टेंशन में रहते हैं और हमारे जीवन की जो भद्दापन है, जीवन में कोई अर्थ नहीं है, निस्वार्थता ने हमारे जीवन में कोई निस्वार्थ मतलब एसेंस है ही नहीं हमारी लाइफ का। द वर्ल्ड ऑफ द प्ले इज़ कैओटिक। ये जो दुनिया दिखाई गई है इस नाटक में, इसके अंदर थोड़ा सा कैओटिक दिखाया गया है, थोड़ा सा उद्विग्नता दिखाई गई है, आर्बिट्रेरी दिखाया गया है, मनमानापन, या फिर ऐसे कह दे कि एक पक्ष किसी का भी नहीं लिया गया है इसके अंदर कि फलाने आदमी का पक्ष लिया गया हो। अनसेटल है पूरी तरह से, किसी तरह से ये सेटल्ड नहीं है। अगर बोले क्लॉस्ट्रोफोबिक सेटिंग है इसका, मतलब पूरा जो है एक ही बोर्डिंग हाउस में ये परफॉर्म किया गया है। बोर्डिंग हाउस है एक सी शोर के पास इंग्लैंड में, और समुद्र के किनारे पर सी साइड पे ये एक बोर्डिंग हाउस है। और इस बोर्डिंग हाउस में क्या है कि 2 ही कमरे दिखाए गए हैं, एक पैटे मैक का तो कमरा ही नहीं दिखाया गया, किचन दिखाई गई है, बस एक छोटी सी जगह पर, एक नैरो जगह पर ही ये पूरा परफॉर्म किया गया है। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, खास तौर से इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, खास तौर से मेजर कैरेक्टर। तो मेजर कैरेक्टर में 6 कैरेक्टर में कौन कौन है? एक तो है आपके स्टैनले जो इस कहानी के हीरो हैं, दूसरे हैं पैटे एंड मैक, दोनों पति पत्नी हैं, ये 60 साल की अवस्था से क्रॉस कर चुके हैं, और इनका पूरा नाम, एक का पैटे बोल्स है और उसका मैक बोल्स हैं। इधर स्टैनले जो है उसका पूरा नाम स्टैनले बैबर है, जिसकी एज लगभग 35 या 40 के अप्रॉक्स है। एक उनकी पड़ोसी है लुलू, और जो 20s में है। फिर एक गोल्डबर्ग आता है, गोल्डबर्ग एक जूइश है, एक यहूदी है जो कोई पर्टिकुलर पर्पस से बोर्डिंग हाउस में आता है। और एक उसके साथ आता है उसका असिस्टेंट टाइप का मैकन, और यहाँ से थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इफेक्ट चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मनोवैज्ञानिक इफेक्ट प्रभाव चालू हो जाते हैं, और ये मैकन जो है थोड़ा यंगस्टर है, और दोनों में से जो ये ओल्ड है वो है गोल्डबर्ग, ये दोनों आते हैं। तो टोटल ये 6 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ से सस्पेंस चालू हो जाता है, जिनकी एंट्री होती है ना वहीं से सस्पेंस चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्टैनले बैबर के बारे में बात करते हैं। स्टैनले बैबर जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना आपको, इसको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो आप, ये प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है ना। अ रिक्लूसिव डिसेबल्ड, एक थोड़ा सा एकांतवासी है, मतलब थोड़ा पर्सनल रहना चाहता है, आंखों पे चश्मा रहता है इसके हमेशा, जिसको तोड़ दिया था मैकन ने, तोड़ दिया था, ठीक है ना, मैकन ने तोड़ दिया था। अब क्या है कि ये कंप्लीटली रिक्लूसिव है, एक्ट 2 के अंदर तोड़ा गया था इसका, ठीक है ना, एक्ट 2 के अंदर इसका चश्मा तोड़ दिया गया, ठीक है ना, किसने? मैकन ने तोड़ा, और इसको जो ड्रम दिया था गिफ्ट में उसको भी तोड़वा दिया। तो डिसेबल्ड आदमी है, थोड़ा सा अव्यवस्थित सा आदमी है, ऐसे रहता है, अनशेप्ड। इसकी दाढ़ी से लास्ट में बनवाई गई, और वो भी कौन ने बनाई? शायद मुझे लगता है मैकन और गोल्डबर्ग ने बनाई होगी, और लास्ट में इसको ले जाया जाता है तो उस समय पर ये शेप्ड दिखाया गया था, बाकी का भद्दा ही दिखता है इसकी खुद की, ऐसा लगता है जैसे थोड़ा गुप्त सा रहने वाला आदमी, मिस्टीरियस टाइप का आदमी था। और ये लगभग लेट 30s में, या तो 35 का हो सकता है, 40 का हो सकता है। ये बोर्डिंग हाउस में रहता है जिसको मैग एंड पैटे चलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो पैटे हैं वो वर्किंग मैन है, और वो ये क्या डेक चेयर अटेंडेंट है, समुद्र के किनारे पर जो चेयर रखी रहती है वहाँ का अटेंडेंट है ये। और क्लेम करता है कि ये एक फॉर्मर पियानिस्ट था, ये खुद ही बताता है कि मैं पियानिस्ट रहा हूँ, अब रहा है कि नहीं रहा ये पता नहीं। ये खुद एक पियानो बजाने वाला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसको बारे में बात करता है। पॉसिबली हाइडिंग फ्रॉम समथिंग, ऐसा लगता है कोई चीज़ से छुप रहा है ये, और यह छुप करके यहाँ बोर्डिंग हाउस में रह रहा है। ये क्या हो जाता है? एक टारगेट बन जाता है, एक मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन का। मतलब ये जो मैकन और गोल्डबर्ग आए थे, इन्होंने एक धमकी देना शुरू कर दिया था इसको आकर के, मनोवैज्ञानिक रहस्य के, या एक कहते हो कि रहस्यवादी मनोवैज्ञानिक धमकी का एक क्या बन जाता है? टारगेट बन जाता है, जो गोल्डबर्ग और मैकन के द्वारा दी जाती है।
उसका जो मेंटल ब्रेकडाउन है, मतलब इसको लास्ट में नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है पार्टी के बाद, और इस बात को जो बयां करता है वो मैकन कहता है कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, उसे हम डॉक्टर मॉन्टी के यहाँ ले जाया जाएगा। इस सेंटर टू द प्लेस क्लाइमैक्स, ये प्ले के क्लाइमैक्स का सेंटर बन जाता है, केंद्र बन जाता है। वल्नरेबल इंडिविजुअल है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जिसकी आइडेंटिटी को छेदा जा सकता है। इसकी पहचान गोल्डबर्ग और मैकन निकलवा देते हैं कि तू वास्तव में था क्या। दरअसल गोल्डबर्ग और मैकन के बारे में पता ही नहीं लगता कि ये गैंगस्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, इनके बारे में कुछ खास पता नहीं लगता। अब है मैक बोल्स, ये ओल्ड लेडी, ये 60 साल की उम्र में भी ये अपने बेटे की तरह मानती है स्टैनले को, और थोड़ा सा फिजिकल अटैचमेंट भी इनके बीच में है। मैक बोल्स जो है को ऑनर है, ठीक है ना, बोर्डिंग हाउस की को ऑनर कह सकते हैं, क्योंकि उसके पति के साथ उसका ओनरशिप है इस पर। एक बच्चे जैसी हरकतें करती है और ज़्यादातर स्टैनले को फ्लर्ट करती रहती है, ठीक है ना। ये फ्लर्ट किसको करती रहती है? ऑफन डोटिंग ऑन स्टैनले। अब देखो अपीयर्स ऑब्लिवियस, मतलब स्टैनले को बहुत ज़्यादा बेटे की तरह मानती है। इनके कोई भाई बच्चे तो थे नहीं, निसंतान थे ये लोग, तो निसंतान थे तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा स्टैनले को अपने बेटे के जैसा मानने लगे, और थोड़ा उसी तरह का व्यवहार, उसके साथ चपकना करना, उसको प्यार करना, फोंडल करना। तो माँ जो बच्चे के साथ करती है वही दुलार प्यार यहाँ पर देखने को मिला। टू द डार्क अंडर करेंट्स ऑफ द इवेंट्स अराउंड हर, और वो क्या करती है, वो स्पष्ट रहती है, वो हर चीज़ में ऑब्लिवियस रहती है, स्पष्ट रहती है। कब? जब वो कई ऐसी घटनाएं उसके आसपास घटती है तो वो सारी क्लियर कर लेती है सारी घटनाओं को। थ्रोज स्टैनले, वो स्टैनले को एक बर्थडे पार्टी देती है, होस्ट बनती है उस बर्थडे पार्टी की, और थ्रू द दो, हालांकि ही सेज इट्स नॉट हिज बर्थडे, हालांकि ये बर्थडे भी सजेस्ट किसने किया था, किसने सजेस्ट किया था? ये मैग ने सजेस्ट किया था। इन रियल अगर हम बोलें तो खुद स्टैनले कहता है बार बार, मैकन से भी कहा था उसने कि मेरा बर्थडे नहीं है, गोल्डबर्ग से भी कहा, और इधर बार बार मैक को भी बोलता है कि मेरा बर्थडे नहीं है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है। रिप्रेजेंट्स डोमेस्टिक इग्नोरेंस ऑफ डैनियल, और यहाँ पर डोमेस्टिक इग्नोरेंस भी दिखाती है, वो घरेलू कई सारी चीज़ों से वो अनजान है, थोड़ी कई सारी चीज़ों से उसको, कई सारी चीज़ें उसके घर में निषिद्ध हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्लियर नहीं करती सारी चीज़ों को। फिर लास्ट में इनको बैले ऑफ डांस भी बोला गया है, बैले ऑफ द पार्टी, बैले ऑफ द पार्टी, पार्टी की बैले इसको माना गया, इसको पार्टी का बैले माना गया। अगला देखना पैटी बोल्स, ये इनके हस्बैंड है मैक बोल्स के, ठीक है ना, बिल्कुल शांत आदमी है, पैसिव हस्बैंड है, ज़्यादा बोलते नहीं है। एक्ट 1 में दिखाई देते हैं, थोड़ा एक्ट 2 में दिखाई देते हैं, और थोड़ा सा एक्ट 3 में भी दिखाई देते हैं। ज़्यादा बोलते नहीं, बेचारे निष्क्रिय टाइप के आदमी हैं, और ज़्यादा एंगेज भी नहीं होते, इनके जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एंगेज नहीं होते। ये एक डेक चेयर अटेंडेंट है, ठीक है ना, समुद्र के किनारे पर ही ये अपीयर होते हैं टू बी ओनली वन, एक ऐसा आदमी है जो कि कोई भी रियल कंसर्न के लिए आता है, ठीक है ना, और केवल लास्ट में आता है तो स्टैनले के वेलबींग के बारे में आता है। लार्जली स्टेज इन द बैकग्राउंड, ज़्यादातर ये बैकग्राउंड में रहता है, बट हैज़ अ की रोल एट द एंड, लेकिन अंत में की रोल निभाता है। जब वो वहाँ पर स्टैनले को ले जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं स्टैनले का मैं ही इलाज करा लूँगा, यहीं छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें चलना, अगर तुम ज़्यादा नाटक करोगे तो हम तुम्हें भी ले चलेंगे। इंटिंग हैज़ क्वाइट रेसिस्टेंस, वो थोड़ा सा एक शांत विद्रोह भी करता है जब स्टैनले को ले जाया जा रहा होता है। उसकी फाइनल लाइन है, स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, उनको बताना मत, मतलब अपने आप को अनुमति मत देना कि तुम बता दो कि तुमको करना क्या है। सजेस्ट साइलेंट रेजिस्टेंस, वो उसके एक खामोश रेसिस्टेंस को दिखाता है। सिम्बोलाइज करता है साइलेंट ऑब्जर्वर और द हेल्पलेस बाई स्टैंडर्ड को इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब कहने का मतलब ये प्रतीक है, एक खामोश ऑब्जर्वर बन के रहता है पूरे ड्रामा में। ये लाइन याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि पूरे ड्रामा में साइलेंट ऑब्जर्वर रहता है, असहाय सा रहता है, असहाय बाई स्टैंडर्ड है, बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा रहता है, असहाय है, लेकिन इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ऑथोरिटेरियनिज्म, वहाँ पर क्या है कि सत्ता मैकन और गोल्डबर्ग की आ गई थी, यानी कि एक तरह से मानो कि मैकन और गोल्डबर्ग ने आकर के पूरे घर पे कंट्रोल कर लिया था। पॉसिबली द ओनली मॉरल वॉइस है प्ले की, तो ये याद रखना मॉरल वॉइस कौन है प्ले की, तो ये याद रखना ये पैटी बोल्स है। आगे देखना, ये नेट गोल्डबर्ग, ये बड़ा बूढ़ा सा आदमी, खतरनाक होता है, और ये मान लो इंस्पायरेशनल फोर्स है, बहुत अच्छा ऑरेटर है, बोलने में बहुत कुशल। तो देखो ये दो रहस्यमयी जो स्ट्रेंजर्स आए थे बोर्डिंग हाउस में रुकने के लिए, उनमें से एक होता है, और इसकी कार खुद की इसकी कार होती है जिसमें व्हील बैरो होता है। स्मूथ टॉकिंग, ये बहुत नॉर्मल बातें करता है बहुत अच्छी से, और इसका आकर्षण है, बातों में बहुत आकर्षण है, बहुत एक्सपर्ट है, कुशल है। डोमिनियरिंग आदमी है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये अधिकार करना चाहता है सब चीज़ पर, सोसाइटल प्रेशर है ये, हालांकि खुद
हिस्टेरिक अपनी चीज़ों को दिखाता है कि मैं परिवार से बड़ा पीड़ित हूँ, और ये नाराज़ भी हो जाता है। मैकन को भी मुक्का मार देता है, मैकन के मुंह पे मुक्का मार देता है जो उसका असिस्टेंट है, जब इसको सिमी पुकारा जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर में है, पर है रिप्रेस्ड गिल्ट, इसको भी थोड़ा सा कहीं दोष हो रहा है। यूजेज मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, वो कई ऐसी षड्यंत्रकारी भाषाओं को बोलता है और अपनी पुराने परिवार की याद भी करता है, अपने चाचा की, अपनी माँ की, अपनी पत्नी की यादें करता है। एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये एक बाहरी कंट्रोल का अवतार है, सोसाइटल प्रेशर का है, और फैसिसिज्म डिस्गाइज्ड है चार्म, और ये एक प्रकार का एक षड्यंत्र है जो कि आकर्षण के रूप में बेस बदला हुआ है। अगला है डरमोट मैकन, है ना। नेट मैकन के जो नेट गोल्डबर्ग के नाम सिमी और बिनी देखने को मिलते हैं। बिनी इसको इसके पिताजी कहते थे, सिमी इसको इसकी मदर और वाइफ पुकारा करती थी। तो सिमी और बिनी इसके नाम देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, और ये जूइश है जिसको नेट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो डरमोट जो है मैकन, ये गोल्डबर्ग का एसोसिएट है, सहायक है, नर्वस है और इंटेंस है, ठीक है ना। हैज़ अ मिलिट्री एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, हिंटेड एट, ऐसे लिखा गया, ऐसे थोड़ा सा हिंट किया इसने कि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है। ऑफर कैरीज आउट द मोर फिजिकल साइड ऑफ इंटिमिडेशन, मतलब इसका जो फिजिक है वो ऐसा थोड़ा सा धमकी टाइप का, ऐसा अग्रेसिव टाइप का आदमी है, ये अग्रेशन दिखाता है आपने। लॉयल टू गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग के लिए बहुत लॉयल है, बट सीम्स इमोशनली अनस्टेबल, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा अनस्टेबल है। गोल्डबर्ग को भी वो सिमी कह देता है। मे रिप्रेजेंट्स मिलिट्री, ऐसा लगता है जैसे मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है। रिलीजियस एनफोर्समेंट, धार्मिक क्या करता है, पुनर्बलन को ये रिप्रेजेंट करता है। और द एनफोर्सर इन ए फेसिस्ट सिस्टम, और जो फेसिस्ट प्रणाली है, या ऐसे कह दो कि जो टोटलियरिज्म आया था ना, जब वहाँ पर सत्ताधारी लोग आए थे, अधिनायकत्व आया था, उस समय की प्रणाली को ये रिप्रेजेंट करता है। लुलू लास्ट कैरेक्टर है, ये एक यंग और फ्लर्टेरियस वुमन होती है। ये पूरे सीन में 3 बार आती है, पहले एक्ट में भी आती है, फिर एक्ट 2 के अंदर भी आती है, और एक्ट 3 के अंदर भी आती है। तीनों सीन्स, तीनों एक्ट्स के अंदर ये आती है एक बार, और थोड़े थोड़े समय के लिए आती है, पड़ोस में रहती है, और उसको बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया जाता है, जिसका ऐसा लगता है कि जैसा जिसका रेप करने की कोशिश किसने की गई हो, इसके रेप करने की कोशिश स्टैनले ने की हो, ऐसा लगता है इसके अंदर, सेकंड एक्ट के अंदर। स्टैनले के प्रति थोड़ा सा इसका अटैचमेंट रहता है, लेकिन स्टैनले इसके प्रति पूरी तरह से पैसिव रहता है। इसके अलावा लास्ट में गोल्डबर्ग पर ये ब्लेम करती है कि इसको रिड्यूस करने का काम गोल्डबर्ग ने किया है। रिप्रेजेंट करती है इनोसेंस को, भोलेपन को, यूथफुल को, इग्नोरेंस को, बट लेटर इमोशनली मैनिपुलेटेड बाय गोल्डबर्ग, ठीक है ना। इसको इमोशनली मैनिपुलेट कर दिया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन जब चल रही थी तो ये भाग जाती है, नहीं तो ये भी प्रभाव में आ जाती, कहीं इसको भी स्टैनले की तरफ उठा के ले जाता है। दरअसल ये है, लुलू 20s में है, 20 वर्ष की है, और कुड सिम्बोलाइज इनोसेंस करप्टेड बाई पैट्रियार्कल और ऑथोरिटेरियन पावर। टोटलिटेरियन पावर की तरह ऑथोरिटेरियन पावर से ये पूरी तरह से कहीं क्या की जा सकती थी, करप्ट की जा सकती है, लेकिन ये भोलेपन को रिप्रेजेंट करती है जिसको करप्ट नहीं किया गया। अब बात करेंगे कहानी की, तो चलो इसकी कहानी सुनते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है दोस्त, पहले तो 6 कैरेक्टर्स को मैं एक बार लिख देता हूँ कि एक कैरेक्टर है इसका, जो मेन कैरेक्टर है वो है स्टैनले वेबर। दूसरा कैरेक्टर है इसका मैग बोल्स। तीसरा कैरेक्टर इसका पैटी बोल्स। चौथा कैरेक्टर है इसका गोल्डबर्ग, या लुलू ले लो। पांचवा है गोल्डबर्ग, और छठा कैरेक्टर है इसका मैकन। ये इस तरह से 6 कैरेक्टर्स होते हैं। कहानी इनकी इर्द गिर्द घूमती है। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है एक बोर्डिंग हाउस से। मॉर्निंग का सीन है, जब मैग और पैटे दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। मैग अपने पति पैटे को कॉर्नफ्लेक्स परोसती है, सर्व करती है। उस समय पर पैटे एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और कह रहा है कि तुम अपने काम में व्यस्त रहो और मैं तुम्हें खबरें सुनाता रहूँगा कि इस न्यूज़पेपर की मेन हेडलाइंस क्या हैं और क्या क्या आई है। फिर वो पढ़ करके सुनाता है कि एक महिला है जिसने शादी से पहले ही, ठीक है ना, जिसका नाम था मैरी। तो इस महिला ने क्या किया था, इस महिला ने शादी से पहले ही एक गैरकानूनी बच्चे को जन्म दे दिया था। कहने का मतलब शादी तो हुई नहीं होती, उससे पहले उसको बच्चे को जन्म दे दिया था।
ये कहानी सुनती है और फिर थोड़ी सी वो कई सारे क्वेश्चनियर करती है, फालतू की बातें करना, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बोलती है। कौन? मैग। अब मैग को याद आता है कि स्टैनले तो अभी उतरा ही नहीं है। स्टैनले जो कि लगभग 1 साल से उनके बोर्डिंग हाउस में रह रहा है, और उसके बारे में याद करती है कि स्टैनले तो अभी उतरा ही नहीं है, उसको अब तक उतर जाना चाहिए। फिर वो कहती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप अपना कॉर्नफ्लेक्स लो, और जब तक मैं स्टैनले को लेकर के आती हूँ। अब वो स्टैनले को लेने के लिए वो अपस्टेयर जाती है, और वहाँ से स्टैनले को कमरे में जब घुसती है तो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन की आवाज़, थोड़ी हंसी की आवाज़। जब वो बाहर निकलती है उस कमरे से, तो अपने बालों को संभालती हुई और थोड़ी हाँफती हुई निकलती है। इसका मतलब कहीं पर उनका फिजिकल अटैचमेंट हुआ था। फिर वो जब नीचे आती है तो वो स्टैनले का वेट कर रही होती है। स्टैनले उनके पीछे पीछे चला आता है, एक पायजामा पहना हुआ है, ऊपर जैकेट पहनी हुई है और एक चश्मा लगाया हुआ है, थोड़ा भद्दा, अनशेवन, और वो आ गया। आने के बाद वहाँ पर उसको जो पैटे है वो अब अपने ऑफिस जाने वाला है, अपने काम के लिए जाने वाला है, और वो डेक चेयर अटेंडेंट है। अब वो जब जा रहा है तो वो कह के जा रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, और मैग कहती है कि रुको, आपके लिए चाय बन रही है। तो वो चाय नहीं पीता, वो कह रहा है कि नहीं मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो वो निकल जाता है। अब इधर स्टैनले जो है वो अब कहता है कि मैग तुम बहुत बुरी वाइफ हो और बहुत बेकार वाइफ हो, देखो अपने पति को चाय भी नहीं पिला पाई, और तुम्हारी चाय को कौन पिए, तुम्हारी चाय जो है ये ग्रेवी की जैसी है, कोई मतलब की नहीं है। तो वो उस चाय को पीने की उस पर ब्लेम लगाता है कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती, और कॉर्नफ्लेक्स की बात करो, तुमने खट्टे दूध में कॉर्नफ्लेक्स दिया था, कौन पिएगा, मतलब तेरे पति को तू अच्छे से खाना नहीं परोसती, तू एक बेकार वाइफ है। फिर बाद में वो कह रहा है कि मैं इस तरह के भोजन को नहीं करूँगा जो तू कॉर्नफ्लेक्स मुझे परोस रही है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो उसको क्या करती है, फ्राई की हुई ब्रेड उसको परोसती है। किसको? स्टैनले को। स्टैनले जो फ्राइड की हुई ब्रेड को खाता है तो वो पूछती है मैग कि कैसी लगी ब्रेड, बार बार उसके पास खड़ी होकर के उसके बॉडी को टच करते हुए, फिजिकली उससे अटैच होते हुए वो पूछती है कि कैसी लगी ब्रेड। तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा के कह देता है वो ब्रेड तो बहुत सिक्यूलेंट है, सिक्यूलेंट वो वर्ड यूज़ करता है, और फिर वो कहता है तुम भी बहुत सिक्यूलेंट हो। अब इस बात को लेकर के मैग थोड़ी सी क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, कहती है कि तुम एक शादीशुदा महिला को सिक्यूलेंट कैसे कह सकते हो, यानी कि रसीला कैसे कह सकते हो। तो फिर वो कहती है कि तुम सॉरी मांग इसके लिए। तो स्टैनले को बेचारे को सॉरी मांगना पड़ता है, और इससे जैसे तैसे करके छुटकारा करता है। फिर इस बीच में दरअसल मैग उसको बात भी कहती है कि मेरे को पैटे ने एक बात बताई थी कि अभी पैटे से कल 2 आदमी मिले थे जो बोर्डिंग हाउस ढूंढ रहे रहना है उनको, तो वो 2 आदमी अब अपने बोर्डिंग हाउस में आने वाले हैं जल्दी। तो फिर उसमें इस बात को सुनकर के स्टैनले उनसे पूछता है कि अरे क्या नाम है उनके, नाम बताओ, कि इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इसके नाम मुझे बताया नहीं। तो थोड़ा सा स्टैनले जो है थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, उसे लगा कि शायद उसके लिए कोई लोग आ रहे हैं, तो वो थोड़ा टेंस हो जाता है। फिर वो अपने पुराने अतीत को या नॉस्टैल्जिक होकर के याद करने लगता है, अतीत को याद करता है। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा पियानिस्ट रहा था और मैं कंसर्ट्स में पियानो बजाने जाया करता था, मैं जहाँ कंसर्ट्स में जाता मेरा बहुत वेलकम किया जाता, मुझे बहुत सम्मान दिया जाता, शैम्पेन मेरे लिए खुलती, मैं शैम्पेन पीता, मुझे मेरे पिताजी की भी याद आती, मैं पिताजी को लेकर लेटर लिखना भूल गया, मेरे पिताजी भी कंसर्ट्स में शामिल होना चाहते थे। फिर वो फाइनली क्या करता है कि मैग को कहता है कि मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, तो मैग कहती है सुनाओ। तो वो कहानी सुनाता है कि 2 आदमी हैं, वो 2 आदमी एक बोर्डिंग हाउस में आएंगे, एक बड़ी सी कार लेकर के, और उसमें व्हील बैरो आएगी, और वो गार्डन में से होकर के व्हील बैरो को लेकर के आएंगे, और व्हील बैरो होता है वो स्ट्रेचर जिस पर ले जाकर के पेशेंट को लेटा करके ले जाया जाता है, कि उसको लेकर के आएंगे और वो बोर्डिंग हाउस में लेकर के आएंगे दरवाजे पर। तो इस बात को सुनकर के थोड़ी सी मैग परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि शायद या तो मुझे या फिर हम में से किसी आदमी को वो लेने के लिए आएंगे, तो थोड़ी डर जाती है इस बात को लेकर के। अब क्या है कि वहाँ पर दोनों लोग आ ही जाते हैं, ठीक है ना, दोनों लोग आ जाते हैं, कौन, मैकन और गोल्डबर्ग। लेकिन आने से पहले एक घटना और घटी कि यहाँ पर लुलू आती है। अब लुलू आती है तो लुलू जो है पड़ोसी है, एक पार्सल लेकर के आती है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है स्टैनले, थोड़ा सा मैग और लुलू भी बातें करती हैं। तो अब मैग जो है सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में कुछ अपने सामान लेने के लिए जा रही है, और घर का सामान लेने के लिए, तो वो मार्केट जा रही है। तो मैग और स्टैनले यहाँ पर, वो लुलू और यहाँ पर स्टैनले क्या है, अकेले रह जाते हैं। अब वो लुलू स्टैनले से कहती है कि तुम बहुत अनशेप्ड हो, तुम डर्टी हो, इडिल हो, आलसी हो, इनएक्टिव हो, तुम बात करना पसंद नहीं करते, तुम्हारे अंदर कहीं एक्टिविटी नज़र नहीं आती, और वो उसकी निंदा सी करती है, कंडेम करती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ लंच लेना चाहो तो मेरे पास चीज़ सैंडविचेज़ हैं, आप चाहो तो वो ले सकते हो। तो वो मना कर देता है, और फिर वहाँ से लुलू उस पार्सल को रख करके चली जाती है।
अब क्या होता है कि अब मैक घर पे है ही नहीं, स्टैनले अकेला है। अब गोल्डबर्ग और मैकन दोनों की दोनों वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। फिर गोल्डबर्ग और मैकन अपने सूटकेस को नीचे ज़मीन पर रख करके कहते हैं ये हमारे काम के लिए एक सूटेबल स्थान है, हम सही जगह पर आ गए हैं। और ये हालांकि क्लियर नहीं करते वो कि वो किस मिशन से आए हैं, उनका टारगेट क्या है। और इतना उनको जब वो देखता है, कौन, स्टैनले देखता है मैकन को और गोल्डबर्ग को, तो वो पीछे के दरवाजे से होकर के चला जाता है ना। अब क्या होता साहब, अब इसमें यहाँ पर ये दोनों अपने अपने मैग आती है और मैग इतने में मैग आ जाती है, मैग गोल्डबर्ग और मैकन को अपना रूम दिखा देती है। वो वहाँ रूम में चले जाते हैं। फिर रूम में चले जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं वो। फिर वो ये भी कहती है उधर, उस समय जब ले जा रहे होते हैं तो बातें कर रही होती है कि अब स्टैनले का आज बर्थडे। थोड़ी पहले तो डर जाती है गोल्डबर्ग को देखते ही, कौन, मैग जैसी आती है ना तो गोल्डबर्ग को देखते ही डर जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब गोल्डबर्ग बात करने में तो स्किल्ड था ही, तो उनसे बात करती है तो वो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाती है। फिर वो उन दोनों अजनबियों से थोड़ा बातें करने लगती है। वो कहती है कि आज स्टैनले और हमारे यहाँ घर में एक स्टैनले नाम का व्यक्ति और रुका हुआ है, आज उसका बर्थडे है। तो फिर गोल्डबर्ग सजेस्ट करता है कि क्यों ना आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, तो आप होस्ट बन जाओ। तो वो ये कहते बहुत अच्छा आइडिया है। और शाम को 9 बजे बर्थडे पार्टी का वो एक प्रपोजल सेट कर लेते हैं कि बर्थडे पार्टी प्रपोजल 9 बजे का सेट हो जाता है। अब क्या है कि गोल्डबर्ग और मैकन अपने कमरे में चले आते हैं। अब स्टैनले आता है और मैग से बातें करता है, पूछता है कि वो क्या कह रहे थे, किस तरह की बातें कर रहे थे। मैग उसको उस तरह की बातें मना कर देती है और वो कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आज सेलिब्रेट करने की बातें चल रही हैं, आज शाम को बर्थडे तुम्हारा सेलिब्रेट किया जाएगा। अब क्या है कि स्टैनले कहता है ये मेरा बर्थडे नहीं है, मैं तो फ्रीडम के साथ थोड़ा घूमना जाना चाहता हूँ फ्रेश एयर के अंदर, मेरा कोई बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, मेरा कोई बर्थडे नहीं है। फिर वहाँ पर क्या है कि इधर क्या होता है कि मैकन जो है वो उसे वहाँ पर क्या है, मैकन और गोल्डबर्ग जो है दोनों बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। मैकन क्या है कि शाम की ड्रिंक्स को अरेंज करने के लिए चला जाता है और उधर जो एक गिफ्ट दिया जाता है किसके द्वारा, मैक के द्वारा, किसको, स्टैनले को, वो एक ड्रम देती है और कहती है कि ये ड्रम तुम्हारे लिए। तो स्टैनले उसको गले में टांगता है और उसको बजाने लगता है, डम 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 जैसी बजाता है। यहाँ पर एक्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दिन का समय हो गया कंप्लीट, अब शाम के समय की बात चल रही है। शाम को मैकन जो है वो वहाँ पर एक टेबल पर एक अखबार के 5 स्ट्रिप्स करके कुछ मैजिकल चीज़ें कर रहा होता है। अब उतने में वहाँ पर स्टैनले आ जाता है और स्टैनले आकर के वहाँ पर उनके उस अखबार के टुकड़ों को हाथ लगा करके हटाना चाह रहा है। अब उसी बीच में क्या है कि मैकन उसको मना कर देता है। फिर दोनों में थोड़ा सा बहस होती है। फिर वो स्टैनले जाने वाला होता है तो मैकन उसे रोक लेता है। तो मैकन कहता है क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, तो स्टैनले कहता है, मना कर देता है। फिर वो दोनों में और बहस होती है, कुछ क्वेश्चन एयर होते हैं। फिर स्टैनले कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैकन कहता है नहीं नहीं मैं किसी को नहीं जानता। मैकन के से इतने प्रश्न पूछता है स्टैनले, इतने प्रश्न पूछता है कि मैकन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और मैकन उनके जवाब नहीं दे पाता। अब इस बीच में क्या है कि उधर मैग और गोल्डबर्ग आ जाते हैं। मैग और गोल्डबर्ग आते हैं तो फिर थोड़ी सी नॉर्मल बातें होती हैं। फिर उधर मैग चली जाती है, फिर गोल्डबर्ग और कौन हो जाते हैं यहाँ पर, गोल्डबर्ग, मैकन और स्टैनले। अब मैकन और गोल्डबर्ग दोनों उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछते हैं, अजीब-ओ-गरीब तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। वो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है। पहले तो स्टैनले उन पर हावी था, फिर वो स्टैनले पर हावी हो जाते हैं और उनके किसी भी प्रश्न का जवाब स्टैनले नहीं दे पाता। फिर वो टेंस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। अब फिर लड़ाई का माहौल बन जाता है। अब लड़ाई का माहौल बन जाता है तो मैकन क्या करता है कि वो एक चेयर उठा लेता है उसको स्टैनले को पीटने के लिए। स्टैनले एक चेयर उठा लेता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इतने में ही कौन आ जाती है, फिर से मैग आ जाती है और पैटे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर बाद में वो पार्टी के बारे में डिसाइड करते हैं कि पार्टी आज होनी है शाम को। अब क्या है कि पार्टी के बारे में जब डिसाइड करते तो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है। इधर में लुलू को भी इन्वाइट कर लिया जाता है। अब ये लड़ाई वड़ाई सारी रुक गई थी। अब पैटे तो था ही नहीं यहाँ पर। मैग अब यहाँ पर कौन कौन है, मैग है, स्टैनले है, लुलू है और एक अपन का गोल्डबर्ग है और एक मैकन है। ये पांचों लोग होते हैं। अब जब ये पार्टी सेलिब्रेट करने की बात होती है, शाम को 9 बज चुके, अब पार्टी सेलिब्रेट करने की बात आती है तो ये लुलू सजेस्ट करती है कि चलो हम माइंड मैप, पहले तो वो डिस्कस करते हैं, पहले तो स्पीच करते हैं। तो मैग अपना स्पीच बोलती है। अब मैग जब स्पीच बोलती है तो कहती है कि मैं स्टैनले को बहुत प्यार करती हूँ, बेटे जैसा मानती हूँ और मैं बोर्डिंग हाउस चला रही हूँ और ऐसे ऐसे वो खुद काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करती है। तो फिर अब गोल्डबर्ग का नंबर आता है। अब गोल्डबर्ग बोलता है तो गोल्डबर्ग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, वो प्रशंसा करता है किसकी, मैक की, और वो अपनी अतीत की यादों को बताता है। फिर मैकन की बारी आती है, मैकन भी अपने अतीत की बातें बताता है और बोर्डिंग हाउस की थोड़ी सी प्रशंसा भी करता है।
ठीक है ना, एक गाना गाता है अपने अतीत की याद में। फिर लुलू वहाँ पर सजेस्ट करती है किसके बारे में, लुलू कहती है कि अपन एक काम करते हैं, एक ब्लाइंड में वफ नाम का एक गेम है जिसको अपन लुका छिपी खेलते हैं, आंख बांध करके, आंखों पर पट्टी बांध के, कि हम ये खेलते हैं। ये तय होता है, स्टैनले की आंखों पर पट्टी बांधना तय होता है। चश्मा जैसी स्टैनले का हटाया जाता है तो उसको मैकन तोड़ देता है। फिर एक उसके वो जब चल रहा होता है, पीछे लग रहा होता है कि वो जिसको छुएगा फिर वो आंखों की पे उसकी पे पट्टी बन जाएगी। तो वो जब चल रहा होता है तो मैकन क्या करता है, उसको गिराने के लिए ड्रम को रख देता है रास्ते में। तो जैसे ही स्टैनले का पैर उस ड्रम में जाता है तो ड्रम टूट जाता है और वो फंस जाता है। अब यहाँ पर लाइट चली जाती है और जैसी लाइट आती है तो ऐसा लगता है, टॉर्च जैसी जाती है स्टैनले के चेहरे पर टॉर्च जला दी जाती है। तो जैसे ही टॉर्च जलती है तो ऐसा लगता है वो कि मैक का गला खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा मामला और बढ़ जाता है, फिर दोबारा टॉर्च इधर उधर हो जाती है, टॉर्च इधर उधर होती है, तो फिर अब दोबारा टॉर्च जलती है तो स्टैनले के चेहरे पर फिर जलती है और इस समय पर ऐसा लग रहा है जैसे स्टैनले लुलू का रेप करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये इस तरह की घटना होती है। फिर फाइनली क्या है कि यहाँ पर अब जो सीन एक्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगले दिन की बात है, सुबह की बात। सुबह जो लास्टवा दिन है, 1.5वां दिन अपन कहते हैं, कह सकते हैं इसको, वो चल रहा है। सुबह के टाइम पर क्या है कि पैटे अपना यूजुअल रूटीन कर रही है, मैग अपना यूजुअल रूटीन कर रही है, पैटे को क्या कर रही है, वो नाश्ता परोस रही है। तो अभी वही कॉर्नफ्लेक्स वगैरह वो परोस रही होती है। उस समय पर वो थोड़ी सी हेडेक हो रहा है, वो रात की पार्टी के बारे में बहुत कम याद रखती है। फिर वो पैटे के बारे, वो स्टैनले के बारे में पूछ रही है कि स्टैनले क्यों नहीं आया, पैटे से पूछती है। तो पैटे कह रहा है कि स्टैनले की तबीयत ख़राब है, उससे थोड़ा सा ब्रेकडाउन टाइप का हुआ है, तो वो उसको आराम करने दो, रेस्ट करने दो। फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो मैकन और गोल्डबर्ग वो दोनों आते हैं और वहाँ पर वो दोनों क्या करते हैं, बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। फिर अब मैं लास्ट सीन पर आता हूँ जो मेन मुद्दे की चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि मैग जो है सब्जी खरीदने के लिए मार्केट चली जाती है और स्टैनले अब घर में अकेला होता है, वो पैटे अब घर में अकेला होता है। फिर पैटे जब घर में अकेला होता है तो गोल्डबर्ग और मैकन जो है उधर टॉर्चर दे रहे होते हैं किसको, स्टैनले को, और वो शेप वेप बना देते हैं उसके नए किट सेट में, उसको नीचे लेकर के आ रहे होते हैं। उससे पहले गोल्डबर्ग पैटे से कह देता है कि हम उसको लेकर के जा रहे हैं, मैकन कह देता है पैटे को कि हम उसको लेकर के जा रहे हैं कहाँ पर, मॉन्टी के पास, उसकी तबीयत खराब है, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। मैकन कहता है किससे, पैटे से, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। फिर वो दोनों उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर के आ रहे होते हैं, पैटे उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पैटे को भी धमकी दे देते हैं। अब वो जाने को होते हैं तो उसी समय जो लुलू है, लुलू पहले ही आ जाती है गोल्डबर्ग के पास, बातें करती है, वो उसके ऊपर ब्लेम लगाती है कि तुमने मुझे रिड्यूस किया है। फिर फाइनली वो उसको लेकर के निकल जाते हैं। अब जब निकल जाते हैं तो फिर मैग जब रिटर्न होती है तो मैग अनअवेयर है, हर चीज़ के बारे में उसे पता नहीं है। पैटे डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पैटे से वो पूछती है कि स्टैनले अब तक आया नहीं क्यों है, तो स्टैनले आराम कर रहा है। फिर वो इतने से में ही ये ख़त्म हो जाता है। फिर लास्ट में वो कहती है कि मुझे मिसेस बोल को क्या माना गया, बैले ऑफ पार्टी माना गया, बैले ऑफ डांस माना गया। तो पार्टी का बैले किसको माना गया, मिसेस बोल को। ये इस तरह से कहानी पूरी तरह से एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा जल्दी में समझाया था। अब इसके टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे अगली क्लास से, ठीक है ना, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3। तो आप बिल्कुल टेक्स्ट में अच्छे से जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।